हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो बच्चों, अगर प्राइवेटाइजेशन की मैं बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन का जो पहला स्टेप था वो मुझे ऐसा लगता है कि लिबरलाइजेशन में ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से पहले प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर को एंटर करना अलाउड ही नहीं था। उसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर को अपनी कोई एंटरप्राइजेस ओपन करनी है, क्लोज करनी है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लेकर आया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए गए थे। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ने तो प्राइवेट सेक्टर के रोल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो यही है हमारा प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि अब तक हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे कि डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का, तो उस डोमिनेंस को हटाते हुए प्राइवेट सेक्टर के रोल को और बढ़ाया जा रहा था इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। मींस कि हमारे देश के विकास के अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर का भी जो रोल था उसको इंक्रीज किया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर था अब वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा था अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है? इट इज द शेडिंग ऑफ ऑनरशिप और मैनेजमेंट। शेडिंग का मतलब होता है हटाना। मींस कि हमारे जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उसके ऊपर जो हमारे पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप थी या मैनेजमेंट उनके थ्रू रन किया जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू, उस ऑनरशिप और उस मैनेजमेंट को हटाया गया एंड इट्स ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर, और उसी को ट्रांसफर किया गया प्राइवेट सेक्टर को। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का सीधा सा मतलब था कि जहां पे गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उसमें से मैनेजमेंट और ऑनरशिप उनकी हटाकर उसे ट्रांसफर किया गया प्राइवेट सेक्टर को। यानी बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जिसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया गया था। ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ ये दो तरीके से हुआ। एक को बोला गया डिसइन्वेस्टमेंट और एक को बोला गया कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से कुछ पार्ट ऑफ इक्विटी से क्या मतलब होता है? ऑनरशिप। कि जब हम अपने ऑनरशिप राइट प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, बट ये जस्ट अ पार्ट है। सपोज करो कि आपके पास 100% शेयर है किसी कंपनी के, तो आप 100% में से 20%, 30%, 50% और यू कैन से 51% शेयर आप अगर प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरी तरीके से अपनी कंपनी प्राइवेट सेक्टर के नाम कर दी है। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप भी वहां पर काम करते हो, आपका भी शेयर है एज अ गवर्नमेंट, प्लस आपने प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ मिला लिया है, यानी कि उनको भी अपनी कुछ इक्विटी सेल ऑफ कर दी है, यानी कि अपनी जो ऑनरशिप है उसका अधिकार उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। ये देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। By withdrawal of the government from the ownership or management of public sector undertakings, or you can say a selling of part of equity of public sector enterprises to the private enterprises। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आपके हाथ में सपोज करो कि एक केक है, तो आपने क्या किया, उस पूरे केक को उनके हाथ में नहीं सौंपा कि ठीक है ये पूरा केक आपका है। नहीं, आपने उस केक का कुछ हिस्सा उनको सौंप दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह रहे हो कि आपने पूरी तरीके से अपने एंटरप्राइजेस को उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, जस्ट उसका पार्ट ट्रांसफर किया है। बट वहीं पे अगर हम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नाम से ही कह रहा है कि आपने पूरी तरीके से जो शेयर है वो उनके हाथों में सौंप दिया है। मींस क्या हुआ कि आपने पूरा का पूरा केक उठाकर उनके हाथ में दे दिया कि अब से ये केक आपका ही है, आप ही को खाना है। ठीक है, तो समझ आ गया क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो ऑनरशिप होती है या जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि आप जस्ट एक पार्ट उनके नाम पे ट्रांसफर करते हो, और यहां पर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आपने पूरी तरीके से जो शेयर्स हैं वो उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं।
ओके, सो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारे पास यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट 3 तरीके से की जा सकती है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट और कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। अब आपको इस टॉपिक को समझना होगा डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए। आपने ये पढ़ा कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपनी इक्विटी का कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को सेल ऑफ कर देती है, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब मैं कह रही हूँ माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, तो उसका मतलब क्या है कि हम सेल ऑफ इक्विटी करना तो चाहते हैं, बट हम यहाँ पर उसको माइनर पोर्शन में करना चाहते हैं, विच मीन्स कि गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है, अपना स्टेक का मतलब कि अपना जो राइट है, अपना जो उसका शेयर है उस एंटरप्राइज के अंदर, वो ज्यादा रखना चाहती है। और ये कब ज्यादा हो सकता है भाई? बीवी नंबर 1 मूवी तो सबने ही देखी होगी, है ना। सो बीवी नंबर 1 मूवी के अंदर जो सलमान खान की कंपनी होती है, उस कंपनी में सलमान खान के पास जो शेयर होते हैं वो 49% होते हैं। वहीं पर उसने करिश्मा कपूर के नाम पर 51% शेयर कर रखे होते हैं। तो ऐसे में जब सुष्मिता सेन उसकी कंपनी के अंदर अपना एक शूट करा रही थी, तो वहां पर करिश्मा कपूर आती है और वहां पे सारी शूटिंग को बंद करा देती है, जहां पर सलमान खान ये क्वेश्चन करता है कि भाई यहाँ पर इस कंपनी का मालिक मैं हूं, तो मेरी चलेगी यहाँ पर। तो ऐसे में करिश्मा कपूर ने उसको क्या जवाब दिया कि आपका इस कंपनी में जो स्टेक है, जो आपके जो शेयर्स हैं, वो सिर्फ 49% के हैं, वहीं पर मेरा जो स्टेक है इस कंपनी के अंदर वो 51% है। इसका मतलब कंपनी किसकी कहलाई? तो कंपनी उसी की कहलाई जिसके 50% से ज्यादा शेयर होंगे। सलमान खान के पास 49% शेयर थे, वहीं पे करिश्मा कपूर के नाम पे 51% शेयर थे। कहने को जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पर 50% से ज्यादा अगर किसी के हाथ में किसी कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं, तो उस कंपनी का जो अधिकार होता है वो उसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो ये चाहती है कि ठीक है, हमें प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ इन्वॉल्व तो करना है, बट अभी हम ये नहीं चाहते कि जो उनका टेक ओवर है वो हमारी इस कंपनी के ऊपर हो जाए, तो ऐसे में वो 51% से कम की डिसइन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो उसे कहा गया माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए जरा, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट रिटेन्स अ मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी which is greater than or equal to 51%, and it was done to ensure the management control, and the example is National Thermal Power Corporation। तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में यही कहा गया कि जहां पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर के रोल को अभी इतना नहीं बढ़ाना चाहते इन कंपनीज के अंदर, गवर्नमेंट अपने हाथों में ही उस कंपनी का कंट्रोल रखना चाहती है। तो यहाँ पर वो अपने पास रखती है 51% या उससे ज्यादा का स्टेक, और जो रिमेनिंग परसेंटेज होता है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल उन्हें अपने हाथों में चाहिए था, और इस चीज का एक एग्जाम्पल हमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं मेजर डिसइन्वेस्टमेंट की। अब मेजर डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हुआ? मेजर डिसइन्वेस्टमेंट मींस कि हम एक लार्जर पार्ट ऑफ आवर इक्विटी सेल ऑफ करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के नाम पर। मींस कि गवर्नमेंट अपने पास जो हिस्सा है वो कम रखना चाहती है और प्राइवेट सेक्टर के नाम पे हिस्सा ज्यादा ट्रांसफर करना चाहती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को खुद के पास कितना स्टेक रखना चाहिए? लेस देन 51%, क्योंकि अगर 51% या उससे ज्यादा अगर आप सेल ऑफ कर देते हो तो तब तो आप माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट पे हो। तो लेस देन 51% अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो वो फिर मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, इसको बेचा गया था स्टेरलाइट, जिसको आज के टाइम पे आप वेदांता लिमिटेड के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई है वो मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट ही की गई है। उसके बाद तीसरी डिसइन्वेस्टमेंट है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। अब कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट बोलूं या कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन बोलूं, मींस द सेम। तो कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जहां पर गवर्नमेंट अपने किसी कंपनी के 100% इक्विटी यानी कि अपना 100% स्टेक प्राइवेट सेक्टर के नाम पे ट्रांसफर कर देती है, तो उसे कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। सो कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट ये एक तरीके की मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट ही है, जिसके अंदर 100% कंट्रोल जो है वो खरीदार को यानी कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उनके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे कि मॉडर्न ब्रेड और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि हमारे जो ITDC होटल्स थे, जो हमें याद है हमने पढ़ा था कि पहले पब्लिक सेक्टर ने अपने नाम पर कर रखे थे, लेकिन बाद में प्राइवेटाइजेशन आ जाने के बाद उन्होंने वहां से कंप्लीटली अपने जो शेयर्स थे वो किसको ट्रांसफर कर दिए थे? प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिए थे।
सो ये तीन तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। सबसे पहले माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कम हिस्सा देती है, अपने पास ज्यादा रखती है, और मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को हिस्सा ज्यादा देती है, अपने पास कम रखती है। और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन में तो पूरी तरीके से जो हिस्सा है वो किसको बेच दिया जाता है? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सेल की। जब हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपना 50% या उससे ज्यादा का जो स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पे जो उनका प्रोसेस है, देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सेल है यहाँ पर नाम, तो यहाँ पे जो बेचा जा रहा है ना वो एक तरीके से जस्ट लाइक ऑक्शन की तरह बेचा जा रहा है कि यहाँ पे बिडिंग होती है, तो जो हाईएस्ट बिडर होता है उसी के नाम पे उस स्टेक को ट्रांसफर किया जाता है। द पर्पज इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल हो वो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर के नाम पे हो, यानी कि जो एक्चुअल में उस एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लायक हो, जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा, जो ज्यादा पैसा लगाएगा, तो वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जरूर काम करेगा। तो इस मोटिव के साथ हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक, यानी कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है इस डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे, हमारा एक पर्पज है। हमने नॉर्मली जो अभी पीछे डिसइन्वेस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं वहां पर हमारा पर्पस था कि हमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना है, बट यहाँ पे हम बेसिकली उस कंपनी को इसलिए बेच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि हमें उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है। तो यहाँ हमारा एक पर्पस, एक स्ट्रैटेजी है सेल के पीछे, तो इसलिए जस्ट एक डिफरेंट नेम के साथ इसको यूज किया गया, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सेल। सो इट इज द सेल ऑफ 51% or more stake of public sector enterprises to private sector who bids the highest with the objective to improve the efficiency so that the management control will be in the hands of a strategic partner. Okay, next, so what was the purpose behind the privatization? Now our next topic is the purpose of privatization. क्यों, आखिर क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन को लाने की जरूरत पड़ी? लिबरलाइजेशन के अंदर तो हमारा पर्पस ये था कि हमें रिस्ट्रिक्शंस हटानी थी, बैरियर्स हटाने थे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। भाई जब हमारा पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा तो हमने ट्रेड को कैसे इंक्रीज कर पाएंगे? तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें फ्रीडम देने की जरूरत थी, इस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई। प्राइवेटाइजेशन के पीछे हमारा पर्पस क्या था? तो यहाँ पर हम 4 बातों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भाई देखो, जब बात होती है ना गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की है, तो उनको एक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि यार इनका काम से सोशल वेलफेयर करने का है। वहां पे जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खर्चे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं। तो वहां पर आप कहोगे कि भाई आप जब कोई समाज सेवा के लिए कोई काम कर रहे हो तो वहां पे आप पैसों को क्यों देखोगे, राइट? भाई फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई थी? कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। बट वहीं पे जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है, जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करने का है, तो वो अपने एक एक पैसे का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करेगा। तो हमें चाहिए था फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि पैसों का इस्तेमाल करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि एक एक पैसा हमारे लिए बहुत कीमती है। तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत थी। दूसरा, फैसिलिटेट्स द मॉडर्नाइजेशन। भाई इस चीज को आप देख सकते हो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बट इफ वी टॉक अबाउट द फैसिलिटीज, तो अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर को विजिट करते हो और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट करते हो, सो देयर इज अ डिफरेंस। बट यस, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आज के टाइम पे वो बहुत ज्यादा अब जो है वो डेवलप हो चुके हैं। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट वही है ना कि वहाँ पे भीड़ बहुत सारी है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ ही जाती है। बट वहीं पे अगर मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा हैं, वहां पे मॉडर्न मशीनरीज ज्यादा हैं, बट वही बात है कि वहां पर पैसा भी उस हिसाब से है फिर। तो बिल्कुल यही बात उन्होंने बोली कि प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन लेकर आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसों का इस्तेमाल करता है बिल्कुल सोच समझकर, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपडेटेड और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। तो हमें मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत थी, हमें इनोवेशंस लाने की जरूरत थी, हमें न्यू मेथड्स चाहिए थे प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे में से प्राइवेट सेक्टर ही हमारी मदद कर सकता था, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना जरूरी था, प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था, क्योंकि हमें चाहिए थे मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है
The private capital and the managerial capability will improve the performance of public sector enterprises. अब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो मैनेजरल एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छे होते हैं। मींस की जो मैनेजमेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि वो सारे होते हैं प्रोफेशनलिस्ट। वो यहाँ पर हायर करते हैं प्रोफेशनलिस्ट को जो उस एरिया में माहिर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम में। मोर ओवर भाई उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा बिजनेस के अंदर, तो अपने पैसे को बर्बाद तो होने नहीं देंगे, तो उसका पूरा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो करते हैं। तो ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। फोर्थ था उनका, इट विल प्रोवाइड द एनकरेजमेंट टू द इनफ्लो ऑफ एफडीआई विच मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जब बाहर वाले लोगों को दिखेगा कि यार इस कंट्री के अंदर भी कुछ एंटरप्राइजेस ऐसी हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है, तो ऐसे में वो लोग भी आएंगे और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली फॉरेन कैपिटल को भी। सो प्राइवेटाइजेशन लाने के पीछे हमारे ये 4 रीजंस रहे। एक तो हमें चाहिए था फाइनेंशियल डिसिप्लिन, दूसरे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन इंप्लीमेंट करना था, तीसरा हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जो कि मैनेजरल एफिशिएंसी की वजह से, जो प्राइवेट सेक्टर की मैनेजरल एफिशिएंसी है उसकी वजह से इंक्रीज हो सकती थी। फोर्थ, हम यहाँ पे एनकरेज कर रहे थे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो मेन मोटिव देखा जाता है वो सोशल वेलफेयर देखा जाता है। जब भी हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो वहां पर यही कहा जाता है कि उनका जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है। बट प्राइवेट सेक्टर को काम करता हुआ देखते हुए, उनके प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी ये लगा कि हमें भी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होना चाहिए। भाई यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट के साथ काम करेंगे तो शायद ज्यादा डेवलपमेंट हम शो कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हर इंसान को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एक स्पेशल नाम दिया और उसका नाम था नवरत्न। यहां पर उन्होंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। बट ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कुछ खास थी। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं था, इनका मोटिव था प्रॉफिट मेकिंग। क्योंकि जब प्रॉफिट मेकिंग के साथ काम किया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम आप कब तक कर सकते हो? आप बहुत ज्यादा टाइम तक सोशल वेलफेयर नहीं कर पाओगे, और सोशल वेलफेयर करने के लिए भी तो आपको पैसों की जरूरत है ना, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी कुछ एंटरप्राइजेस को नवरत्न की कैटेगरी में डालते हुए उन्हें प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा गया। एट प्रेजेंट वी कैन से कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 16 नवरत्न हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग कैटेगरीज में और फर्दर डिवाइड किया गया है। So to improve the efficiency, infuse the professionalism and to enable the public sector undertakings to compete in the liberalized global environment, government chose few public sector undertaking and declare them as Maharatna, Navratna and Mini Ratna। भाई वो चाहते थे कि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की भी एफिशिएंसी बढ़े, यहाँ पे भी प्रोफेशनलाइजेशन आए, यहाँ पर जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो लिबरलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल कंपटीशन आ रहा है उसको compete कर सके, उससे लड़ सके, स्टैंड ले सके। तो उसके लिए उन्होंने अपनी कुछ अंडरटेकिंग्स को ये 3 कैटेगरी में बांटा, जिसमें पहली कैटेगरी थी हमारी महारत्न। तो महारत्न ने हमारी आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक एक दो नाम तो देखो आपको याद रखने हैं। नवरत्न में आती है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हमारा एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। शायद ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे जमाने में जब टेलीफोन्स चला करते थे तो भाई एमटीएनएल बीएसएनएल ये सब हुआ करते थे, तो हमने तो इनके नाम सुने हैं। उसके बाद मिनी रत्न में आपका ये बीएसएनएल आता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारा आईआरसीटीसी विच मींस इंडियन रेलवे केटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सो ये 3 कैटेगरीज के अंदर इन तीनों को डिवाइड किया गया। उसके बाद क्या किया गया, मतलब क्या इनको अथॉरिटीज दी गई, क्या फीचर रहे इन नवरत्न के? तो इनको दी गई ग्रेटर ऑटोनॉमी, जहां पर ये अपने मैनेजरियल प्लस ऑपरेशनल डिसीजन खुद ले सकते थे और एफिशिएंटली वर्क कर सकती थी ताकि इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही फिर अब इनका मोटिव था। सो जिनको ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल ऑटोनॉमी दी गई उनको हमने एक कैटेगरी में डिवाइड किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनी रत्न। ठीक है, सो यहाँ पे ये नवरत्न का कॉन्सेप्ट निकल कर आया प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जहां पर गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ा?
बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स पढ़े। पहला इफेक्ट इज रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस, जब पैसा दिखा तो भाई परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होनी थी, तो हमारी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो परफॉर्मेंस थी वो इंक्रीज हुई। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिटेन देम इन द पब्लिक सेक्टर, बट गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉफिट मेकिंग है लेकिन ये पब्लिक सेक्टर में ही रहेंगी। दे enables them to expand themselves, उन्होंने गवर्नमेंट ने अलाउड किया उनको कि अगर आपको अपने आप को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। एंटरप्राइजेस कैन रेज द रिसोर्सेज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। तो अब इनको पैसा सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं दे रही थी, जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारी, जिसके अंदर हमारे बैंक, स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो ये वहां से भी पैसा अपने एंटरप्राइजेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए ले सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये बहुत अच्छा इफेक्ट निकल कर आया कि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एक स्टेटस दिया प्रॉफिट मेकिंग का, जिससे हमारे ही देश का डेवलपमेंट हो सके कि ये अंडरटेकिंग्स भी जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन के बाद अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं कुछ इसे इस तरीके से समझाती हूँ कि देखो, जब हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना, हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो कई बार हम जो फ्रेंडशिप करते हैं वो जस्ट अपने सेक्शन के बच्चों के साथ ही करते हैं कि जिनके साथ हम डेली पढ़ रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप सिर्फ उन्हीं के साथ ही है। ठीक है, यानी कि हम एक रिस्ट्रिक्टेड होकर चल रहे हैं। बट अगर वही फ्रेंडशिप हमारी दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ भी है, यानी कि स्कूल में और बच्चों के साथ भी हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के साथ नहीं, हम दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, एक फ्रेंडशिप का सर्कल हमारी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि ग्लोबली रन करता है, यानी कि आप वर्ल्ड में घर बैठे ही अदर कंट्री के बच्चों के साथ भी आप जुड़े हुए हो, आप अदर स्टेट के बच्चों के साथ भी जुड़े हुए हो। तो ऐसे में जो आपकी फ्रेंडशिप का जो मैं कह सकती हूँ जो स्कोप है वो वाइडर है ना, यानी कि जो आपकी बातचीत का दायरा है वो बढ़ गया है, आप रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह रहे हो। तो कुछ इसी तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन भी होता है कि जहां पर हम अपनी इकोनॉमी की बातचीत बढ़ा रहे हैं, किसके साथ? पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। मींस कि हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स, अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंक्रीज कर रहे हैं, किसके साथ इसको बढ़ा रहे हैं? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। तो यही है बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सो इट मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है कि हम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी को मिलाकर ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स। और ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? जब हम बाहर निकलेंगे तभी तो, जब हम हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जब हम इन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलेंगे तभी तो ये काम हो सकता है। ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, और ये बैरियर्स किस पे लगा रखे थे आपने? इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या निकल कर आया कि हमें अपनी इकोनॉमी को ज्वाइन करना है वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, ताकि हमें ग्लोबल इकोनॉमी एस्टैब्लिश कर सकें। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप उन बैरियर्स को हटा दोगे जो आपके मेलजोल के बीच में आ रही हैं, यानी कि जो आपने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, जो कैपिटल के ऊपर जो आपने बैरियर्स लगा रखे हैं, आप उन्हें हटाओगे तब ये काम हो सकता है। ठीक है, सो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। अब जरा चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि हमारा ये ग्लोबलाइजेशन कैसा है। पहली बात तो देखो, कॉम्प्लेक्स है। जहां आपकी यारी दोस्त सिर्फ एक या दो लोगों के साथ हो तो उसको मैनेज करना आसान होता है, बट वहीं पे अगर आपकी फ्रेंडशिप का स्कोप बढ़ जाता है ना, 50-100 ऐसे इतने सारे लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो, तो भाई उनके साथ उस फ्रेंडशिप को अलाइव रखने के लिए आपको कनेक्शंस मेंटेन करने पड़ते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी होता है कि यहाँ आप पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आपको हर कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशंस को, वहां के इकोनॉमिक सिचुएशंस को, सब चीजों को आपको समझना होगा। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फीचर। सो ये कॉम्प्लेक्स है। इट विल क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ऑब्वियसली यहाँ पर हम बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैरियर्स को हटा रहे हैं, तो ये आपके लिए बॉर्डरलेस इकोनॉमी को, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि कोई भी दायरा नहीं है, हम किसी के साथ भी यहाँ पर ट्रेड रिलेशनशिप्स रख सकते हैं। इट वॉज द आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज। ऑब्वियसली बहुत सारी पॉलिसीज का रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कोई एक ही चीज नहीं है ग्लोबलाइजेशन के साथ, आपको बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखना है, तब जाकर ग्लोबलाइजेशन को आप पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए हो। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। यस, ये हमारे वर्ल्ड को बदल रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत कुछ बदल चुका है। जो इतना सारा सामान अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, जरा देखना कितना उसमें से सामान ऐसा है जो इंडियन मार्केट से आ रहा है, बहुत सारा ऐसा सामान है जो आप बाहर के देशों का इस्तेमाल करते हो। और इसकी वजह से हो रहा है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। यस, हम यहाँ पर एक पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर पा रहे हैं
तो अब देखो जो बातचीत है वो कैसे क्रिएट होगी, वो नेटवर्क से ही क्रिएट हो सकती है ना। तो यस, एक नेटवर्क हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमें क्या फीचर्स बताए कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारी पूरे वर्ल्ड को, इसकी वजह से एक नेटवर्क क्रिएट होता हुआ हमें दिख रहा है, प्लस ये एक बहुत सारी पॉलिसीज का आउटकम है। ठीक है, अब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स आकर निकलते हैं। जिससे पहला है ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, विच मीन्स कि पहले आप सिर्फ अपनी ही इंडियन मार्केट्स के अंदर अपने सामान को बेच सकते थे या खरीद सकते थे, बट ग्लोबलाइजेशन आ जाने की वजह से आप ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सामान खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिलने के चांसेस हो गए हैं। यहाँ पर सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के साथ ही नहीं, अब आप फॉरेन कस्टमर्स के साथ भी डील कर सकते थे। तो यहाँ पर आपकी पहुंच हुई है ग्लोबल मार्केट्स तक, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी। जहां पर पहले हम सिर्फ इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, अब हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन टेक्नोलॉजी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग स्टेज पर है, जैसे कि हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है, तो यहाँ पर उनके लिए पॉसिबिलिटीज और बढ़ गई थी कि वो अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकती थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अब कस्टमर्स मिल गए थे। कई बार होता है कि हमारे इंडियन मार्केट में हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड नहीं होती या सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, हमें नहीं चाहिए अब। तो जहां पर इंडियन कस्टमर्स उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं, वहां हो सकता है फॉरेन कस्टमर्स उसी चीज को डिमांड करें। तो ऐसे में हमें डेवलपमेंट का एक मौका मिला कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन उसे बेचेंगे किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर। तो ये 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स थे कि पहला, हमें ग्लोबल मार्केट्स में जाने का मौका मिला, एडवांस टेक्नोलॉजी मिली, और हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें डेवलप करने का मौका मिल गया था। बट इसी के साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। पहले अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं या नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं, तो ऐसा लग रहा था कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की जस्ट एक स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स एडवांस्ड हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को बनाया है, रीजनेबल कॉस्ट पे वो बेच रहे हैं। तो उन्हें यहाँ पर एक मार्केट मिल गई थी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में आकर अपने सामान को बेच सकते थे। तो पहला नेगेटिव इफेक्ट तो यही नजर आया। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला कि इसने कॉम्प्रोमाइज किया लोगों की आइडेंटिटी को और उनके वेलफेयर को, क्योंकि जो पुअर कंट्री से बिलोंग करते थे हमारे लोग, अब वो किस तरीके से ग्लोबल कंपटीशन को फेस करते, या वो किस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को खरीदते, या जो उनकी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे उनको कौन खरीदता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर और उनकी आइडेंटिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। तीसरा, ग्लोबल मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन। तो इस मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन ने बढ़ा दी थी डिस्पैरिटीज अमंग द पीपल एंड द नेशन। मींस आप ग्लोबलाइजेशन किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको जस्ट अपने मार्केट एरिया को एक्सपेंड करना है। तो ऐसे में जो डेवलप्ड नेशन थे वही बढ़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस थे वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहे थे ग्लोबलाइजेशन आ जाने की वजह से भी। तो नेगेटिव इफेक्ट्स में हमें यही देखने को मिला कि एक तो कॉम्प्रोमाइज हुई लोगों की आइडेंटिटी और वेलफेयर जो कि पुअर कंट्री से रिलेटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज इसे एज अ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रही थी अपने मार्केट एरिया को इंक्रीज करने के लिए, और इसी से हमने ये देखा कि डिस्पैरिटीज इंक्रीज हुई अमंग द पीपल एंड नेशन। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे तो कहीं ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे ग्लोबलाइजेशन के। बट इस पूरे ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही बढ़िया आउटकम हमें देखने को मिला, जो कि किसके फॉर्म में आया? आउटसोर्सिंग के फॉर्म में।